हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना हाइपरबोला में देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से। ठीक है, तो आपने हाइपरबोला के पहले जो पैराबोला और एलिप्स वाले टॉपिक्स किए हैं उनमें ऑलरेडी इसके बारे में जिन फॉर्मेट्स में आपने देख रखा है उन्हीं फॉर्मेट्स में फिर से आपको टेंजेंट की इक्वेशन भी देखनी है। ठीक है, तो इस हाइपरबोला के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहली इक्वेशन एट पॉइंट x1 y1, तो अगर x1 y1 पॉइंट इस हाइपरबोला पे लाई करता है तो उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो डिस्कस क्या करना है, आपको पता ही होता है कि इक्वेशन क्या होती है, t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1, यही हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सबसे पहले फॉर्मेट हो गया। ठीक है, और अच्छा, इसमें एक और चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें आपसे अगर कहा जाए, मान लीजिए कि ये एक लाइन है जो कि इस हाइपरबोला के लिए गिवन लाइन है, गिवन हाइपरबोला है, इसके लिए टेंजेंट का काम करती है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, मान लो कि वो पॉइंट x1 y1 है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन कुछ इस तरीके की होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आप एक बार इस फॉर्मेट में लिख लो और एक बार उसको जो गिवन इक्वेशन है उससे कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, x1 और y1 आपके निकल जाएंगे। ठीक है, क्या करना था हमें, x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें हमेशा पता होता है कि भाई ये x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन इस तरीके की आएगी। अब हमें जो गिवन है उसके साथ इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें, कोफिशिएंट्स कंपेयर करके हमें x1 y1 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है बात, तो ये उस समय हमारा ज्यादा यूजफुल हो जाएगा ये वाला फॉर्म। ठीक, सेकंड आता है आपका एट पैरामीट्रिक पॉइंट। पैरामीट्रिक पॉइंट क्या था, a sec थीटा b tan थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं, x1 की जगह पे आप a sec थीटा रख दीजिए। क्या आएगा, x1 यहां पे a बचेगा sec थीटा माइनस y x sec थीटा y माइनस y, y1 की जगह पे b tan थीटा रख दिया, तो tan थीटा बाई b इज इक्वल टू, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। और थर्ड केस आएगा जो आपने अभी पढ़ा, कौन सा, स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप फॉर्म आपका क्या था, m स्लोप की आप टेंजेंट खींचते थे और वो m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म्स आपके पास होंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के। ठीक है बात, तो अगर आपको इस फॉर्म में दिया गया है और आपसे कहा जाए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताइए, तो क्या करना है, फिर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये वाले फॉर्मेट पे जाना है और यहां से जो इक्वेशन बन रही होगी उसको हमें इधर अपनी गिवन इक्वेशन के साथ कोफिशिएंट्स कंपेयर करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, एलिप्स में आप ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने इन तीन फॉर्मेट्स में लिख ली है ना। अच्छा, एक्सटर्नल पॉइंट से भी टेंजेंट की बात हम करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के पहले चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। पहले टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट h कॉमा के, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है h के, वहां से अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं आपने पैराबोला में भी पढ़ा, इलिप्स में भी पढ़ा, हाइपरबोला में भी आप वही पढ़ने वाले हो क्या, कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की बात की जाए, इवन नॉर्मल की भी बात की जाए, तो अभी तक क्या होता था, आप हमेशा क्या करते हो, स्लोप फॉर्म का यूज करते हो, मतलब ये वाली टेंजेंट की इक्वेशन का, और उसको HK से सेटिस्फाई करा दो। तो जब एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट की बात करनी है तो आप क्या करेंगे, आप स्लोप फॉर्म लेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ m दिस शुड बी पासिंग थ्रू h कॉमा k। एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ऐसा कुछ है कि मान लीजिए हाइपरबोला मैं यहाँ पे बना देता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से आपने एक टेंजेंट मान लीजिए ऐसे खींच दी। ठीक है, एक इधर भी खींच दी, ऐसा कर सकते हैं आप। तो इस केस में आप देखिए कैसे हो सकता है कि अगर ये पॉइंट आपका HK था तो आपने कहा कि भाई मान लिया कि ये टेंजेंट की इक्वेशन कुछ इस तरीके की रही होगी। ठीक है,
एच के से वो पास करती है, तो अगर एच के से पास करती है तो के, ठीक है, इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर आपको मिल जाएगा के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2mhk इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, अगर आप एच स्क्वायर को एम स्क्वायर को इनफैक्ट सॉरी है ना, एम स्क्वायर को कॉमन लिया, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2mhk और प्लस आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींची जाएंगी जिनकी स्लोप m1 और m2 है, मान लिया मैंने। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बनी ना, तो यहाँ पे हमने कह दिया कि मान लिया हमने कि यहाँ से दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं जो इसके स्लोप्स क्या होंगे, m1 और m2 होंगे। तो अगर m1 और m2 दोनों इसके स्लोप्स हैं तो m1 प्लस m2 के बारे में क्या कमेंट करोगे, m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप्स दैट इज 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना, और m1 इंटू m2 k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अगर आपको स्लोप्स की कोई भी रिलेशन दी जाएगी, पैराबोला चाहे एलिप्स चाहे हाइपरबोला, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स के लिए अगर कहा जाए कि स्लोप्स में कोई रिलेशन, तो आपको हमेशा इस क्वाड्रेटिक को याद करना है। याद करने का मतलब है सेटिस्फाई करके आ जाना, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक कैसे जनरेट होती थी, वहीं से हमें स्लोप से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन दी गई है टेंजेंट की स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, स्लोप्स, ठीक है, स्लोप्स को आपस में कोरिलेट करते हुए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली इस क्वाड्रेटिक का यूज होगा। इस चीज को आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, m1 प्लस m2 आपको यहां से मिलता है, m1 इंटू m2 आपको मिलता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि टेंजेंट के बीच का एंगल जो है, दोनों टेंजेंट्स के एक्सटर्नल पॉइंट का लोकस फाइंड आउट कीजिए सो दैट कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल वहां से 60 डिग्री हो, तो आप क्या करोगे, आपको यही कहा जा रहा है ना कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 शुड बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो आपको अगर ये पता है तो आप निकाल सकते हैं ना कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का एक्सप्रेशन क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो स्लोप्स से कोरिलेट करते हुए, टेंजेंट की स्लोप्स को आपस में कोरिलेट करते हुए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो ऐसे केस में आप एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स का जो क्वाड्रेटिक बना था इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो m1 प्लस m2 और m1 m2 आपको गिवन है। अब इसी का एक स्पेशल केस है कि अगर मान लीजिए इफ ड्रॉन टेंजेंट्स from HK are perpendicular, ठीक है, टू ईच अदर, दोनों टेंजेंट्स जो ड्रॉ की गई अगर वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हुआ कि एक m1 और m2 है, दोनों के बीच का एंगल 90 है। अगर ऐसा होगा तो क्या होता है, m1 इंटू m2 -1 के बराबर होता है। तो m1 इंटू m2 इस केस में क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, है ना। तो यहां से आपके पास आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये क्या था, ये क्या होता था, ये 90 डिग्री वाली बात, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे पॉइंट्स HK हैं जहां से हमें दो आपस में परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींच सकते हैं। ये क्या होते थे, ये पॉइंट्स होते थे डायरेक्टर सर्कल के पॉइंट ना। डायरेक्टर सर्कल की ये डेफिनेशन थी, लोकस ऑफ दोस पॉइंट्स फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर द कर्व, यही था डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल यहां से आपको क्या निकल करके आ रहा है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आपको यहां पे एक बात समझ में आती है कि इलिप्स में तो वो आसान था, इलिप्स में आप डायरेक्टली कह देते थे कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया डायरेक्टर सर्कल मेरा, क्योंकि वहां पे इस क्वांटिटी को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ता था राइट साइड वाली, यहां पे जरूरी नहीं है, यहां पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और हमें पहले से पता होता है कि ए बी से बड़ा भी हो सकता है, ए बी से छोटा भी हो सकता है, दोनों केसेस थे। तो अगर मान लीजिए ए बी से बड़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो ये बात बिल्कुल ठीक थी, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर ए बी से छोटा है तब तो नहीं मिलेगा ना पॉइंट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें से कह सकते हैं, अब इसमें केसेस बन गए कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन कह सकते हो कि डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट, है ना। वहीं पे अगर आपका ए बी के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तब तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एक्स और वाई सिर्फ एक ही पेयर हो सकता है ना, 0,0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब 0,0 ओनली दिस पॉइंट ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ 0,0 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर टेंजेंट्स सोच सकते हैं, है ना। सोचेंगे या नहीं वो अपन अभी आगे देख लेंगे। इफ ए इक्वल टू बी देन ओनली वन पॉसिबिलिटी, वन पॉइंट इज पॉसिबल, इन फैक्ट, है ना, वन पॉइंट इज पॉसिबल, दैट इज 0,0। ठीक है, और अगर आपका ए बी से छोटा हो गया तब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो थर्ड आप कहीं लिख लो यार, इधर ही लिख लो, है ना। थर्ड, इफ A is less than B, then no such point exist। ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहां से हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींच सकें, मतलब डायरेक्टर सर्कल पे एग्जिस्ट करने वाले कोई भी पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे ख्याल से टेंजेंट्स के लिए आपका डिस्कशन रहा, थ्योरी एक तरीके की। सारे हमने फॉर्म्स पढ़ लिए, तीनों फॉर्म्स आपको याद रखने हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट और इसके अलावा टेंजेंट्स के स्लोप्स को कोरिलेट करते हुए अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो ऐसे केस में आपको इस क्वाड्रेटिक पे जाना है, डायरेक्टर सर्कल वहीं से निकलेगा और उस केस में हम क्या सोचेंगे कि अगर ए बी से बड़ा है तभी डायरेक्टर सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज या तो 0,0 की पॉसिबिलिटी हो सकती है और या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार नॉर्मल्स की भी इक्वेशन देख लेते हैं साइमल्टेनियसली और फिर टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड। और अच्छा, अभी तो एक और लास्ट स्लाइड, एक इसमें टॉपिक और भी बचा हुआ है कि दो टेंजेंट्स अगर हमने θ1 और θ2 वाले पॉइंट्स पे खींची हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, उसको पहले देखते हैं और फिर हम नॉर्मल्स के भी कुछ इक्वेशंस डिस्कस करते हैं। तो इस केस की बात कर रहे थे हम, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो पॉइंट्स है θ1 और θ2। व्हेन आई से θ1 दैट मींस कि इट इज a sec θ1 b tan θ1 एंड θ2 मींस a sec θ2 b tan θ2, है ना, ऐसा है। तो आप देखिए यहां पे आपके पास क्या केस बनेगा, इज इक्वल टू 1 था, यहां पे a sec θ1 b tan θ1 a sec θ2 b tan θ2। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले, सॉरी, इन दोनों पे जो हमने टेंजेंट्स खींची हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें p फाइंड आउट करना है ना, इन टर्म्स ऑफ θ1 एंड θ2। कैसे कर सकते हैं, तो एक तो देसी तरीका होता है कि θ1 पे टेंजेंट खींचा, θ2 पे टेंजेंट खींचा, निकालने लगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। ऐसा नहीं करेंगे, अपने थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो अपन थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। क्या होगा कि ये θ1 और θ2 को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ए और बी ज्वाइन कर दिया। अब अगर हम देखें तो P के रिस्पेक्ट में ये ए बी लाइन किसका काम कर रही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का काम कर रही है। और AB की इक्वेशन अगर मैं कहूं तो मुझे पता होता है AB इज अ कॉर्ड ज्वाइनिंग θ1 एंड θ2। AB इज अ कॉर्ड ज्वाइनिंग θ1 एंड θ2। ठीक है, कॉर्ड ज्वाइनिंग θ1 और θ2, इसकी इक्वेशन तो हमने आपको बताई थी, याद नहीं होगा शायद लेकिन बताई गई थी। x by a cos θ1 माइनस θ2 by 2 हो जाता था, माइनस y by b
साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 हो जाता था, और इज इक्वल टू इधर आता था आपके पास कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, यही था। ये कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2 की इक्वेशन हो गई है ना। यही पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया h कॉमा के, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ h कॉमा के दिस लाइन इज वर्किंग एज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सो AB is chord of contact, COC, that means chord of contact. AB is chord of contact with respect to point P. तो ये आपका पॉइंट P जो है के रिस्पेक्ट में chord of contact का काम करेगा। chord of contact की इक्वेशन क्या होती है भाई? T equal to 0. T equal to 0 means XH by A square minus YK by B square is equal to 1. ये होती है ना। एच के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखें तो ये इसके बराबर आएगा। अब लेकिन कहा जा रहा है कि भाई ए बी यही है, और यहां से हमें कहा जा रहा है ए बी ये है, तो ए बी को लिखने के दो तरीके मिल गए, और जैसे ही दो तरीके मिल गए अपन कोफिशिएंट्स कंपेयर करने लग गए। ठीक है, तो ये आपने इन दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कंपेयर किया अगर आपने, तो यहां से क्या मिलेगा? h बाई ए स्क्वायर, यहां से क्या मिलेगा? 1 बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। ओके, यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा माइनस के बाई बी स्क्वायर अपॉन 1 बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू, यहां से आपके पास 1 है और नीचे है आपके पास उधर कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। हो गया कोफिशिएंट्स कंपेयर, है ना। x का कोफिशिएंट यहां से यहां से, y का कोफिशिएंट यहां से यहां से, और इधर 1 और इधर से cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। ठीक है, तो आप यहां से देख लो कि अगर आप यहां से लिखते हो तो ये a ऊपर चला जाएगा, a, हाँ, तो आपके पास क्या बनेगा? इसको मैं फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से कंपेयर करूं तो h क्या मिल जाएगा मुझे? a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो a बन जाएगा a cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, पूरा ऊपर चला गया और नीचे वो लिखा हुआ था, तो h इज इक्वल टू a cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 एंड k इज इक्वल टू, यहां से सिमिलरली, सॉरी यहां पे मैंने माइनस मिस कर दिया था। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गए, बाकी k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये भी छूट गया मेरे से, b साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए थीटा 1 और थीटा 2 के। तो इससे रिलेटेड आपसे सवाल क्या पूछे जाते हैं कि थीटा 1 और थीटा 2, अगर मान लीजिए आपका थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का डिफरेंस 30 डिग्री है ना, चाहे कुछ बता दिया गया कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 60 डिग्री है, तो ऐसे वेरिएबल थीटा 1 और थीटा 2 है ना, जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 मेरा 60 रहने वाला है, तो आपके लिए ये वाली चीज एक तरीके से फिक्स हो गई। आपको ये पता चल गया कि भाई थीटा 1 माइनस थीटा 2 आपका 60 रहने वाला है, तो आपको यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई। तो ऐसे केसेस में ये वाला जो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ये याद रखना आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, बात याद रखेंगे तो आपका समय बचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप ऐसे प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन अगर याद रख लो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। नॉर्मल्स की भी इक्वेशन साथ साथ हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आप देखिए, इलिप्स के लिए आपको फॉर्मूले पता है। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में आपने फॉर्मूला निकाल रखा है इलिप्स के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हाइपरबोला ओनली, राइट। सो एट पॉइंट x1, y1, नाउ व्हाट यू कैन थिंक ऑफ कि इलिप्स के लिए क्या होता था। ठीक है, तो इलिप्स के लिए इक्वेशन आती थी क्या? a स्क्वायर x अपॉन x1। ठीक है, माइनस था यहाँ पे b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस चेंज क्या करना है, तो जहां पे आपका b स्क्वायर है वहां पे माइनस b स्क्वायर रख दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
तो हो क्या जाएगा, इस माइनस की जगह पे प्लस, इस माइनस की जगह पे भी प्लस। सो योर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है इसी का कि एट a sec थीटा b tan थीटा में क्या होगा। तो कुछ नहीं, अगर ये पहला वाला पता है तो इसमें रख देंगे बस उठा करके। तो a स्क्वायर x अपॉन a sec थीटा, a स्क्वायर x अपॉन a sec थीटा प्लस b स्क्वायर y अपॉन b tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। क्या आ गया, ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको मिल गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा। ठीक है, तो थीटा पॉइंट पे आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरीके की आएगी। ठीक है बात। अब फिर से वही बात जो मैंने पिछले टेंजेंट वाले टॉपिक में भी रिपीट करी थी, फिर से रिपीट करूंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि नॉर्मल की इक्वेशन दिस 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 है, ठीक है, लेकिन और हाइपरबोला की इक्वेशन ये है, तो कौन से पॉइंट पे नॉर्मल खींचा गया है ये। ठीक है, मतलब वही फिर से कि किस पॉइंट पे ये लाइन नॉर्मल का काम करेगी। तो क्या करेंगे हम, फिर से पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे कि पॉइंट x1 y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होनी चाहिए थी, और इसको जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसके साथ इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट x1 एंड y1। ठीक है, तो वहां पे भी इसका यूज आपको मिलेगा। ठीक है, स्लोप फॉर्म की बात करूं तो स्लोप फॉर्म यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना होता है, मतलब आपको थ्योरी वगैरह पीडीएफ्स में मिलेगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कभी पड़ती नहीं है। ठीक है, और वो बहुत अच्छा सा दिखने में भी नहीं है और इसीलिए उसको ज़्यादा अवॉइड किया जा रहा है। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म हमें नॉर्मल का नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये दो फॉर्म पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों फॉर्म्स को आप केवल याद रखिएगा जो आपके काम के हैं, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट की बात आएगी। अब आपको होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमें टेंजेंट नॉर्मल खींचना हो या टेंजेंट खींचनी हो, तो आपने कहा था कि हम हमेशा स्लोप फॉर्म को यूज करें। यहाँ आप स्लोप फॉर्म बता ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल पॉइंट की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे, उस समय उस केसेस में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं हम, ये वाली इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, कि दिस शुड बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दैट शुड पास थ्रू h, k। ठीक है, हमें भाई x1 y1 नहीं पता, लेकिन xy पता है कि भाई मान लीजिए 3,4 से सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नॉर्मल की इक्वेशन हमने लिखी है, ये नॉर्मल की इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड बाय 3,4। ओके, तो आपके पास यहां से कुछ रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो वो एक तरीके से कोनॉर्मल पॉइंट्स वाली चीज जो यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है उसको हम पढ़ेंगे आगे। उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी हमें देखनी होगी, तो देखते हैं उसको आगे के टॉपिक्स में अपने। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड अपने सवाल। तो ये कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन है टू इट्स एसिम्पटोट्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो टेंजेंट नॉर्मल नहीं, सीधा सीधा सवाल है, जैसा कहा गया है वैसे ट्राई करिए आप इसको एक बार। ठीक है, खुद से। ठीक है, पॉइंट लेना है हाइपरबोला पे और वहां से हमें कहा गया है कि एसिम्पटोट्स पे जो परपेंडिकुलर्स की लेंथ आएगी उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, ये प्रूव करना है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं अपन भी, आप भी शुरू हो जाओ। वीडियो पॉज करके मैं सोल्यूशन लिखना शुरू करता हूँ इसका। देखिए कि आपके पास ये हाइपरबोला है और ये रही उनकी टेंजेंट्स, सॉरी एसिम्पटोट्स। ठीक है, ऐसा कुछ है मान लीजिए। एक पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट कौन सा ले लूं, ठीक है कोई भी ले लो, ये पॉइंट ले लिया मैंने, क्या है a sec थीटा b tan थीटा। ओके, तो ये tan हमने पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से अगर हम देखें तो हम एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये खींचेंगे। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x by a माइनस y by b इज इक्वल टू 0, है ना। और दूसरी परपेंडिकुलर इस पे खींचनी है हमें, तो मान लीजिए कि हमने इस तरीके का ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गई। ये लाइन क्या थी, x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 0। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये था आपका माइनस और ये था आपका प्लस। ठीक है, तो अब आप बताओ कि इस P1 और P2 का प्रोडक्ट क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो
तो चालू हो जाओ, निकालो P1 और P2 क्या है। P1 की वैल्यू मतलब मान लीजिए इसको मैं P1 बोल रहा हूं, तो मतलब यहां से मैं इस पे टेंजेंट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहता हूं। तो यहां से जब इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे तो क्या होगा, इनको उठा करके यहां रख दें, तो दिस विल गिव यू sec थीटा प्लस tan थीटा, दिस विल गिव यू sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन अंडर रूट ओवर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। भाई ऐसा कोई नहीं है ना जिसको परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना नहीं आता, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो तो आता है। यहां से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी आएगी, निकाल लिया, मॉड लगाना ना भूलें, ठीक है। और P2 की बात करें तो P2 क्या होगा आपका, आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, है ना। तो P2 विल गिव यू sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन अंडर रूट ओवर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, है ना। तो P1 इंटू P2 इज इक्वल टू कितना हो गया, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन पूरा मॉड के अंदर आ जाएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर विच इज 1, और नीचे इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ठीक है। तो P1 P2 कितना आ रहा है आपका, इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। कितना आ गया, अगर हम निकालना चाहें तो a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो इंडिपेंडेंट है ना थीटा से, पॉइंट कोई सा भी उठा लूं तो वेरी क्या करेगा, थीटा वेरी करेगा, और ये जो क्वांटिटी आ रही है वो थीटा पे डिपेंड तो कर नहीं रही, मतलब दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन a एंड b ओनली, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ओके। सेकंड क्वेश्चन भी आप ट्राई करिए खुद से, है ना। एरिया फाउंड बाय कहा जा रहा है एनी टेंजेंट एंड एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला वही है अपना, इसकी एसिम्पटोट्स और टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट है और एसिम्पटोट्स है, ठीक है। तीन लाइनें हो गई कि नहीं हो गई, दो एसिम्पटोट्स और एक टेंजेंट, ठीक है। इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये भी आप सॉल्व करो खुद से, ठीक है। मैं सोल्यूशन की हो जाता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी टेंजेंट एंड एसिम्पटोट्स, तो ये रही भाई साहब एसिम्पटोट आपकी, ठीक है, ये एसिम्पटोट हो गई। और हमें क्या करना था, हमें टेंजेंट एक और खींचना था, तो मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट मैं खींच दूंगा, तो टेंजेंट खींचूंगा तो ऐसी कुछ आएगी, है ना। तो आप खुद से सोचो कि ये पॉइंट अगर P है, दैट इज a sec थीटा b tan थीटा, और यहाँ से हमने टेंजेंट खींच ली P पे, तो P पे टेंजेंट की मतलब क्या हो गया, x बाई a sec थीटा माइनस y बाई b tan थीटा इज इक्वल टू 1, यही होता है, ठीक। अब एसिम्पटोट्स के बारे में सोचिए, एसिम्पटोट्स क्या है, x बाई a माइनस y बाई b इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 0, है ना। ये चीज है आपके पास। अब आपको क्या करना है, आपको ये दोनों एसिम्पटोट्स यूज करने थे और ये आपको लाइन यूज करनी थी, ठीक है। अब इनसे अगर आप देखो तो एक तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता ही है कि भाई दोनों एसिम्पटोट 0 0 पे इंटरसेक्ट किए होंगे। अच्छा, ये प्रॉपर्टी तो हम इसके लिए निकाल रहे हैं हाइपरबोला के लिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी कैसी है, ज्योमेट्रिकल टाइप की है। इसको उठा करके पूरा सिस्टम कहीं भी रोटेट कर दो, कहीं भी शिफ्ट कर दो हाइपरबोला को, ये वाली चीज जो एरिया है वो तो उतना ही रहेगा हमेशा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला ना भाई। अगर मैं इसको प्रूव कर रहा हूं मैं अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग कि भाई मुझे पता है कि हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको लेकर के अगर करूंगा तो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस पता होंगी, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए प्रूव करने की कोशिश करी है। लेकिन प्रॉपर्टी तो ये ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस कि इस पूरे सिस्टम को कैसे भी शिफ्ट या रोटेट कर दिया जाए, ये एरिया थोड़ी ना बदलेगा, एरिया तो हमेशा वही रहेगा जैसा पहले हो रहा था, ठीक है। लाइनें बदल जाएंगी, लाइनों की इक्वेशंस बदल जाएंगी, हाइपरबोला बदल जाएगा, पॉइंट्स बदल जाएंगे, लेकिन ये जो एरिया है, ये एरिया कैसे भी सिस्टम को रोटेट कर दीजिए, आपका एरिया तो उतना ही रहने वाला है ना, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे कि हम प्रूफ भले ही इस हाइपरबोला के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी हाइपरबोला के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी, ओके। तो आपके पास देखा जाए तो ये तीनों लाइंस थी, तीनों लाइंस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पहले से पता था, दो और निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने एक बार को सॉल्व किया
इसके साथ मान लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व किया मैंने x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 के साथ, और एक बार सॉल्व करना पड़ेगा मुझे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 के साथ, ठीक। तो x बाई ए को यहां से रख दिया मैंने y बाई बी, है ना। तो y बाई बी कॉमन, sec माइनस tan इज इक्वल टू 1, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं अभी। तो y कितना आ गया आपका, y आपके पास आ गया b अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, which will give you b common sec थीटा प्लस tan थीटा। तो y आपका इसके बराबर आ गया। जब आपका y ये आ गया, यहाँ पे रख दो, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका सिंपली a sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट। फिर इसी तरीके से अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x बाई ए की जगह माइनस वाई बाई बी रखने लगोगे, तो रख दो माइनस वाई बाई बी, है ना, sec थीटा plus tan theta, okay, is equal to 1. So that will give you y is equal to minus b sec theta minus tan theta. इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, 1 अपॉन sec plus tan बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि sec plus tan और sec minus tan दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये sec minus tan मैंने सीधा लिख दिया है। अच्छा, y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल टू a sec थीटा माइनस tan थीटा। है क्या? ठीक है, यही आ जाएगा। तो अब आपके पास ये तीनों पॉइंट्स आपको पता चल गए। इन तीनों पॉइंट से आप एरिया निकालने के लिए जाओगे, ठीक है। तो अब तीनों वर्टाइसेस अगर पता है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बता देता हूं फिर भी। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, है ना, हाफ, क्या कहते हैं वर्टाइसेस, 0 0 1, ठीक है। फिर आप इसको रख दो 0 0 1। इसके लिए a sec प्लस tan, फिर इसका y कोऑर्डिनेट b sec प्लस tan, b sec प्लस tan और 1, ठीक है। और लास्ट वाला a sec माइनस tan b माइनस साइन के साथ है sec माइनस tan और 1, ये लिख लोगे ना, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करने से आपका डेल्टा निकल करके आ जाएगा ए बी के बराबर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एरिया जो है वो कांस्टेंट रहता है, और इसका एरिया होता कितना है ये भी आप याद ही रखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एरिया इज इक्वल टू ए बी, तो एज अ रिजल्ट भी इसको याद रख लिया हमने, ठीक है। कई बार हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में काम दे जाए, तो एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। फॉर एनी हाइपरबोला, आई मीन कि रोटेटेड वाले के लिए भी ये ए बी ही आएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक ये क्वेश्चन हो गया। इसमें इससे रिलेटेड और क्या चीजें बोल सकते हैं हम, आप एक और चीज इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। देखो क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप देखो ये आपका पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट है आपका, ये वाला है ना, P1 है मान लीजिए, और ये P2 है ना। तो ये आपका P1 वाला पॉइंट था, ये आपका P2 वाला पॉइंट था। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो P1 और P2 का मिड पॉइंट P है। देखो इन दोनों का x ऐड किया, बाई 2 किया, a sec थीटा आएगा, और दोनों का y ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, b tan थीटा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 P2 का मिड पॉइंट ये P होता है। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लो इसी में रिजल्ट के तौर पे, कि ये ऐसे ही पॉइंट हाईलाइट करके कि P1 एंड P2 इन दोनों का जो पॉइंट मिड पॉइंट है दैट विल बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द टेंजेंट, ठीक है। इसको भी आप एक बार को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक 0,4 वाले पॉइंट से आपको इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशंस लिखनी है, और सेकंड है आपका कि कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करनी है आपको इस और इस कर्व के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाइए फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आसान सवाल है। 0,4 आपको समझ में आती है सबसे पहले बात क्या, कि ये आपका कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। हाइपरबोला का पॉइंट तो है नहीं,
तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लोप फॉर्म। क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 36m² माइनस 9, होगा कि नहीं, है ना। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में बताया जा रहा है कि दिस शुड पास फ्रॉम 0,4, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, ये 0,4 से सेटिस्फाई करना चाहिए, तो करा दो, है ना। तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 36m² माइनस 9। ओके, प्लस माइनस की जरूरत तो नहीं है, प्लस ही रहेगा ना, समझ में आती है बात। क्यों, क्योंकि अंडर रूट का आउटकम तो वैसे भी पॉजिटिव ही रहने वाला था, यहाँ कुछ निगेटिव होता तो निगेटिव वाला ले लेते। तो खैर स्क्वायर किया हमने, तो 16 इज इक्वल टू 36m² माइनस 9 विच गिव्स यू 36m² इज इक्वल टू 25 एंड m शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 5/6, ठीक है। तो m आपका प्लस माइनस 5/6 अगर है तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है ना। तो अब लिख सकते हैं भाई, m अगर पता है तो टेंजेंट की इक्वेशन इससे पास करा दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, y माइनस 4 इज इक्वल टू m, चाहे प्लस 5/6 ले लो चाहे माइनस 5/6, और इनटू x माइनस 0, यही आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। तो आसान सा सवाल था, एक्सटर्नल पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है, होना चाहिए आपसे। सेकेंड क्वेश्चन, कॉमन टेंजेंट्स के बहुत सारे सवाल कर चुके हो, बिल्कुल रटा रटाया मेथड है, चालू हो जाओ, ठीक है। एक पैराबोला दिया गया है और एक सिंपल सा हाइपरबोला दिया गया है। पैराबोला भी सिंपल है, हाइपरबोला भी सिंपल है, लेकिन हाइपरबोला को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये क्या बनाएगा, 3 से डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा। तो अब आप देखिए जरा कि इसका टेंजेंट क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई होगा। और दूसरे वाले से देखें तो y इज इक्वल टू, फिर से मैं कह रहा हूं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, जैसा लिखते हैं वैसा ही लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट a²m², मतलब a² आपका 1 था, m² आपका है ही माइनस b², ये होगा, ठीक है। क्या करेंगे फिर, सीधा सीधा कि भाई y इज इक्वल टू एम एक्स और y इज इक्वल टू एम एक्स तो सेम है। तो अगर दोनों लाइनें सेम ही थी तो ये अलग कैसे हो जाएगा, इनको भी बराबर ही होना चाहिए। दैट मीन्स कि फॉर कॉमन टेंजेंट 2/m शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट m² माइनस 3, ठीक है। स्क्वायर करना पड़ेगा तो कर देते हैं, क्या आएगा 4/m² इज इक्वल टू m² माइनस 3, ठीक है। ये इतनी बात सही है, समझ में आ रही है। तो अपन क्या लिखेंगे, m² माइनस 4/m² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स यू m4 माइनस 3m² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स क्या हुए, m² माइनस 4 इंटू m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो सकता है क्या, ये ब्रैकेट नहीं हो सकता, इसी को 0 होना पड़ेगा। तो m की वैल्यू क्या पॉसिबल है, प्लस माइनस 2, है ना। तो m प्लस माइनस 2 अगर होगा तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं कि अगर m को प्लस 2 लिया तो एक इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। और माइनस 2 लिया, है ना, माइनस 2 लिया तो माइनस 2x और माइनस 1, तो माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। प्लस माइनस में से कौन सा लेंगे वो इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें दोनों जगहों से सेम ही इक्वेशन चाहिए ना। तो जब x को 2 रखते हो, सॉरी m को 2 रखते हो तो 2x प्लस 1, यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी थी, प्लस 1 और माइनस 1, लेकिन हम कौन सा लेंगे, ऐसा जिससे कि ये दोनों आपस में बराबर हो सके, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और इसी तरीके से माइनस 2x माइनस 1, ये दोनों आपके लिए कॉमन टेंजेंट्स का काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ईच अदर, मतलब दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री है। एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन नहीं है 45, ठीक है। इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ईच अदर, मतलब दोनों के बीच का एंगल 45 है। देन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका ये इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना, ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आपको लोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप चालू हो जाओ, है ना, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, और मैं इसके सोल्यूशन की ओर जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। आप पहले आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है, ठीक है। अब सुन सकते हैं आप एक बार फिर से वीडियो स्टार्ट करके कि आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स का लोकस। तो आपको हो सकता है कि लगे कि जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफैक्ट निकाला था, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम यूज कर लें और ऐसा कुछ कर देंगे, वो θ1 + θ2/2 θ1 - θ2/2 का यूज कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें θ1 + θ2 के बारे में थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन है और ना ही θ1 - θ2 के बारे में इन्फॉर्मेशन है। हमें तो कहा गया कि टेंजेंट्स जो हैं उनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। θ1 θ2 टेंजेंट्स के बीच का एंगल थोड़ी दिखाता था, है ना। θ1 - θ2 जो है वो टेंजेंट्स के बीच का एंगल तो नहीं होता था ना। ये बात तो क्लियर है। वो क्या था? वो तो पॉइंट्स थे, a sec θ1 tan b tan θ1, a sec θ2 b tan θ2। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं यूज हो पाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? वो कब यूज होगा? जबकि पॉइंट्स के बारे में दिया होता कि पॉइंट्स जो थे वो θ1 और θ2 कुछ इस तरीके से डिफर कर रहे थे। यहाँ पे हमें स्लोप्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि दोनों स्लोप्स के बीच का एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, दोनों लाइंस के बीच का, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 45 डिग्री है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? टेंजेंट्स के बीच, टेंजेंट्स की स्लोप को कोरिलेट करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन हो, एक्सटर्नल पॉइंट वाला क्वाड्रेटिक याद आना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? x² - e², मतलब इसका मतलब हो गया कि y = mx ± √a²m² - a², है ना। किससे पास करता है ये? hk से। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो थ्रू h, k। तो जब ये h, k से पास करेगा तो दिस इज k - mh का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²m² - a²। ठीक है, एक्सपेंड कर लो, क्या बनेगा? k² + m² h² -2mhk इज इक्वल टू a²m² - a²। ठीक है, यहाँ से आपने m² को कॉमन करते हुए h² - a² कर दिया, -2mhk डाल दिया और साथ में आपके पास आ गया k² + a² इज इक्वल टू 0, है ना। इसी के रूट्स क्या होंगे? m1 और m2 होंगे। ठीक है, लिख लिया आपने क्वाड्रेटिक। अब हमें पता क्या है कि दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री था, मतलब mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, यही होगा ना। m1 और m2 के बीच का एंगल tan 45, है ना, tan 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ गया कि mod ऑफ m1 - m2 एंड 1 + m1 m2 ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी गेट m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 शुड बी इक्वल टू 1, है ना। यहां से आपको क्या क्या पता है? यहां से आपको पता है कि m1 + m2 की वैल्यू कितनी है? 2hk अपॉन h² - a²। और m1 × m2 की वैल्यू कितनी है? k² + a² अपॉन h² - a²। ये तो अगर आपको m1 + m2 पता है, m1 × m2 पता है, तो ये निकाल सकते हैं क्या? तो m1 - m2 के लिए क्या जुगाड़ करेंगे? m1 - m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 + m2 का होल स्क्वायर -4 m1 m2। so this is k² + a² अपॉन h² - a²। ये m1 - m2 का आपके पास जुगाड़ हो गया। थोड़ा सा है बड़ा, लेकिन लिख लीजिए। ठीक है, तो m1 - m2 का आपके पास एक बार को एक्सप्रेशन आ गया। 1 + m1 m2 आपके पास है, रख दें एज इट इज, है ना। तो अगर आप ये सब डेटा वहां पे रख देते हो, ठीक है, रख ही दोगे अब तो। ठीक है, m1 - m2 इतने बड़े एक्सप्रेशन का आप अंडर रूट कर देना अपॉन 1 + m1 m2 की जगह पे ये आ जाएगा, शुड बी इक्वल टू 1। ये आपका लोकस हो जाएगा। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड क्वेश्चन अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा टाइम लेकर के सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटिव नहीं है, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, सेंटर से, हाइपरबोला के सेंटर से हमने टेंजेंट और नॉर्मल पे अच्छा सॉरी P पॉइंट था, वेरिएबल पॉइंट है ना, उससे टेंजेंट, उस पे टेंजेंट और नॉर्मल खींची गई है। ठीक है, तो पहले पार्ट में एक तरीके से आपको अलग अलग दोनों को सॉल्व करना है। एक बार टेंजेंट के लिए लोकस निकालना है और एक बार आपको नॉर्मल के लिए निकालना है। ठीक है, दोनों आपको अलग अलग फाइंड आउट करना है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि सेंटर, ठीक है, सेंटर से हमने कोई एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, मान लो यही ले लेते हैं ना, P पॉइंट है ना। P पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा और उस पे कहा जा रहा है कि लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फाइंड आउट करना है कि इसका लोकस क्या होगा। ठीक है, ठीक है, इसका लोकस, टेंजेंट की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो चालू हो जाइए आप, है ना।
इस तरीके के सवाल आपने शायद किए भी हो इलिप्स वगैरह के अंदर, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं ऐसे सवालों में कि ये आपके पास 0,0 है ना। ये चलिए इसको भी लिख लिया मैंने, क्या होता है ये, कौन सा लिख लें, लोकस निकालना है। अगर ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रहेगा तो एलिमिनेशन आसान होगा, इसलिए x sec थीटा बाई ए माइनस वाई टेन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1, इसको याद कर लिया है ना। क्या बताया था मैंने, एक और चीज मैंने एक चीज बताई थी, मतलब वैसे लोकस के केस पे, कि जो पॉइंट आपको जिसका लोकस निकालना है उस पॉइंट के एंगल से क्वेश्चन को देखना शुरू कीजिए। तो आप HK के रिस्पेक्ट में पूरे क्वेश्चन को देखना शुरू कीजिए, है ना, जितना हो सके HK का यूज करिए। तो आप देखिए, आपको पता चलेगा कि ये लाइन की स्लोप आपको पता है, ये लाइन की स्लोप कितनी है, k/h। तो अगर ये k/h है तो ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है आपकी उसके परपेंडिकुलर है ना। तो अगर इसकी स्लोप k/h है ना, इसकी स्लोप है आपकी m इज इक्वल टू k/h, तो ये परपेंडिकुलर जो होगा है ना, इसकी स्लोप कितनी होगी, -h/k होगी कि नहीं, है ना। और ये -h/k स्लोप की लाइन हमारी HK से पास करती है। तो ये हम टेंजेंट की इक्वेशन को लिख सकते हैं ना। अब टेंजेंट की इक्वेशन को लिखने का एक तरीका हमें और मिला, क्या मिला कि y माइनस k इज इक्वल टू क्या स्लोप ली, -h/k, और यहाँ पे x माइनस h, तो आपके पास क्या आ जाएगा, hx प्लस ky इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। फाइन, तो ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन है, hx प्लस ky इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात ओके। लेकिन अब इसी टेंजेंट की इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिखो, आप चाहो तो सीधा सीधा स्लोप फॉर्म भी यूज कर सकते हो कि टेंजेंट की इक्वेशन को हम लिखने का एक और तरीका जानते हैं। इसी टेंजेंट को लिख सकते हैं हम कैसे, इस टेंजेंट को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात ठीक थी। तो यहां से हम क्या ट्राई करेंगे, हम चाहेंगे यहां से m एलिमिनेट हो जाए, यही चाहते हो ना। तो देखो यहां पे अगर आप इसको भी लिख लो तो इसको कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस hx बाई k प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन k। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो स्लोप आपका कितना आ गया, स्लोप आपको यहां से दिख रहा है -h/k, है ना, और आपको बाकी चीजें क्या दिख रही हैं, ये वाली। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं, यहां से अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर करें y और y सेम है तो m को भी बराबर होना पड़ेगा। एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीके से लिख रहे थे ना, एक बार m के फॉर्म में और एक बार hk के फॉर्म में। ठीक है, तो -h/k आपका स्लोप है और यहां से आपको दिख रहा है कि प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इधर है आपका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन k। m को आप रख दीजिए -h/k, तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन k। ठीक है, m आपका गायब हो गया। अब आप होल स्क्वायर कर लें, a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर k स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ज्यादा होल स्क्वायर कर दिया गया मैंने, ठीक है, a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हटाया, ठीक है, तो k स्क्वायर इधर चला आएगा और इनटू आपके पास बचेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे आपका k स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये सब आपका साफ हो गया, ये आपका लोकस की इक्वेशन आ गई। HK को आप XY से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है ना, आप चाहो तो इससे भी कर सकते थे कि आप इसको इस गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर करते, कोफिशिएंट्स sec थीटा और tan थीटा निकाल लेते और देन यू हैव टू यूज sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो नेक्स्ट अभी भी इसमें एक पार्ट बचा हुआ है नॉर्मल वाला, नॉर्मल के लिए सेम क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल वाले सवाल को भी देख लेते हैं, है ना। तो हमने कहा कि ये मान लीजिए हाइपरबोला फिर से बना लिया, है ना, एक पॉइंट ए ले लिया P जिस पे हमने नॉर्मल की इक्वेशन नॉर्मल खींच दी, है ना।
फिर हमने कहा कि सेंटर से इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इस एच के का लोकस निकालना है। तो फिर से वही बात, एच के रिस्पेक्ट में आप देखना शुरू करिए, इसकी स्लोप कितनी है, के बाई एच है, तो इसकी कितनी होगी, माइनस एच बाई के। ठीक है, तो ये स्लोप थी आपकी सेंटर से के बाई एच, है ना, तो इसकी स्लोप कितनी हो गई, माइनस एच बाई के। ठीक है, तो फिर से इक्वेशन वही आ जाएगी ना, एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, ये आपकी टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन आई एच के रिस्पेक्ट में, है ना। अब इसी नॉर्मल की इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे स्लोप फॉर्म नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, पैरामीट्रिक वाले से लिख लो। पैरामीट्रिक वाले से भाई ये आपका आया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बट यू नो कि नॉर्मल की इक्वेशन और क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन होती है ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोफिशिएंट्स कंपेयर करने का टाइम आ गया है, कर दे। एक्स का कोफिशिएंट ऊपर एच है और नीचे एक्स का कोफिशिएंट है ए कॉस थीटा, y का कोफिशिएंट ऊपर k है, नीचे है b cot थीटा। ठीक है, ऊपर है कांस्टेंट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, नीचे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थीटा एलिमिनेट करना है, तो यहां से पहले देखो इन दोनों को साइमल्टेनियसली, तो cos थीटा यू विल गेट एज h इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a इंटू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना। cot थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, k इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हुआ ना cot थीटा ही। ठीक है, तो cos थीटा cot थीटा आ गए, क्या करना चाहिए, साइन थीटा का जुगाड़। साइन थीटा के लिए क्या करेंगे हम, यहां से देख सकते हैं हम क्या कि cot थीटा, है ना, cos थीटा को इनफैक्ट cot थीटा से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, है ना, cos थीटा बाई cot थीटा दैट विल गिव यू sin थीटा ओनली, है ना। तो cos बाई cot इज इक्वल टू sin। sin क्यों निकाल रहे हैं, ताकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 को यूज कर सके। तो cos थीटा बाई cot थीटा आपका कितना आ जाएगा, देखो h बाई के, ये नीचे आएगा b ऊपर जाएगा, sin थीटा आ गया। ठीक है, तो sin थीटा आपका आ गया, cos थीटा आ गया। अगला काम आपको पता है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 करने से सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। तो एच बी बाई के का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइपरबोला, ये दूसरा हाइपरबोला। ध्यान रहे ये दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट नहीं है ना। ये ए स्क्वायर आ गया है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाते हैं। ठीक है, तो खैर ये दो हाइपरबोलाज हैं और इनके लिए कहा जा रहा है कॉमन टेंजेंट निकालिए और साथ में लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट भी निकालिए। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, पहले तो इसको कॉमन टेंजेंट निकालिए सबसे पहले। ठीक है, वो तो कम से कम हो जाना चाहिए। इसके लिए अगर आपको याद है कि कैसे मैंने बताया था कि इसके लिए आप लिख सकते हो टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, तो चालू करो। इसके लिए क्या होती है टेंजेंट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए क्या होती है, तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मुझे भी नहीं याद। ठीक है, कैसे लिखते हैं, अपन एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। लेकिन हमें बीच में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस लगाया और उसको यहाँ से कवर कर लिया। तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, हमारे पास माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से प्लस ए स्क्वायर, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब दोनों को हमने कहा कि कॉमन टेंजेंट का मतलब है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, तो हमने कंपेयर किया। दैट मीन्स कि दिस टाइम ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। That gives you a square plus b square into m square is equal to a square plus b square, which again m is equal to plus minus 1, है ना। m की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हुई, कॉमन टेंजेंट की, m को प्लस 1 रखो, तो x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 1 रखो तो माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये दोनों ही होंगे, ठीक है, दोनों ही आ रहे हैं, है ना, +1 रखने से दोनों में ही बन जाएगा, -1 रखने से भी दोनों में ही बन जाएगा। तो ये आपकी 4 कॉमन टेंजेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना, 4 कॉमन टेंजेंट्स आपके पास बन रही हैं, ठीक है क्या? है ना। तो अब चलिए लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात की जाए। मान लीजिए मैं एक के लिए बता देता हूँ, है ना, y = x + √a² - b²। मान लीजिए ये वाली कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी है। तो पहले तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये एक ब्रांच है एक हाइपरबोला की, दूसरे हाइपरबोला की ये ब्रांच है, और दोनों के लिए कोई एक लाइन है सपोज, ठीक है, वो टेंजेंट का काम करती है, मान लीजिए ऐसा कुछ है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच की डिस्टेंस ही आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्कल में आप निकालते थे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो कहाँ से कहाँ तक की लेंथ निकालते थे आप? सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच की डिस्टेंस निकालते थे। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको? मैंने यही कहा था ना कि आपको पॉइंट फॉर्म को यूज करना पड़ेगा और उसको गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम पॉइंट फॉर्म में देखें तो पॉइंट फॉर्म में, ठीक है, इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में x(x1) / a² - y(y1) / b² = 1। इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हमें निकालना हो कि ये लाइन इस कर्व के लिए कब टेंजेंट बनेगी, किस पॉइंट पे, तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, है ना। इसको भी मैं एक साइड ही ले आता, इसको भी लिख ही लिया, x - y = 0, है ना। कोफिशिएंट कंपेयर करो तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ कितना है x1/a², उसी को पहले लिख लेते हैं, x का कोफिशिएंट और नीचे यहाँ पे 1, y का कोफिशिएंट -y1/b², नीचे -1 = यहाँ से -1 और यहाँ से √a² - b², ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है? x1 हो गया आपका -a² √a² - b², और y1 हो गया आपका, कट गया माइनस माइनस, तो होगा, तो ये आ गया हमारा इस कर्व के लिए, ठीक है, x² / a² - y² / b² के लिए ये लाइन कहाँ पे टेंजेंसी, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे आएगा। फिर दूसरे वाले के लिए भी ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। दूसरे वाले की इक्वेशन क्या थी? दूसरे वाले की इक्वेशन थी, अगर पॉइंट फॉर्म से लिखें तो y(y1) / a² - x(x1/b²), है ना, = 1, या फिर, ठीक है। अब फिर से कोफिशिएंट्स कंपेयर करिए, है ना। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है -x1/b² / 1, ठीक। x का कोफिशिएंट और यहाँ से x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ से y1/a², यहाँ से -1, ठीक है, अपॉन -1, है ना। और वहां से कांस्टेंट है आपका -1, यहाँ से कांस्टेंट है आपका √a² - b²। तो फिर से आपको इसके लिए भी x1 y1 मिल जाएगा, दोनों पॉइंट्स अगर आपको मिल गए तो बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, दैट विल बी लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो आपके दो कंसेप्ट यहाँ पे कवर हुए, एक तो कॉमन टेंजेंट वाला, दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू पता चलनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं इस कर्व के लिए, ड्रॉन टू दिस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ दिस, है ना। इस हाइपरबोला के, हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला के पॉइंट से इस इलिप्स के पॉइंट के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, और हमें कहा जा रहा है कि वो जो टेंजेंट्स होंगी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ में, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो किसके लिए टेंजेंट खींच रहे हैं आप? इलिप्स के लिए। कहां से खींच रहे हैं? इस पे रहने वाले पॉइंट से, ठीक है। तो देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जैसी चीज हो गई ना, एंड दैट टू फॉर इलिप्स, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए पहले, कि आपके पास इस हाइपरबोला पे जो पॉइंट्स होंगे उनको मैं अभी के लिए h के मान लेता हूं, वैसे लिख सकते हो कि h क्या होगा, √a² - b² sec थीटा, है ना। k क्या होगा, √a² - b² tan थीटा,
लिख सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं एच के बोल देता हूँ, बार बार उतना बड़ा टर्म क्यों लिखना चाहूँ, ठीक है। तो ये एच के पॉइंट से इस इलिप्स पे, है ना, इलिप्स पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, ठीक है, इलिप्स पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है। तो आप देखिए, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी टेंजेंट्स के लिए? एक्सटर्नल पॉइंट, कंसेप्ट कौन सा यूज होगा? स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस b स्क्वायर। अच्छा, ये भी आपको पता ही होगा शायद कि इलिप्स में भी आप a b से बड़ा हो चाहे a b से छोटा हो, इसमें कोई फर्क नहीं आता, ये तो आपका ऐसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे हम a की जगह b और b की जगह a कर देते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन आपकी हमेशा यही रहती है, ठीक है, वेदर a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन b, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो इस h के पॉइंट से हमने इलिप्स के लिए टेंजेंट्स खींची, ठीक, तो क्या बनेगा? k माइनस एम एच का होल स्क्वायर, वही क्वाड्रेटिक फिर से याद किया, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखो m स्क्वायर के साथ क्या बनेगा? h स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2mh के दिख रहा है, ठीक है, और प्लस का दिख रहा है k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है? m1 और m2 है। आपको क्या बताया गया? आपको कहा गया कि ये जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हुआ? एक अगर थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो दूसरा कितना बनाएगा? 90 माइनस थीटा, यही होगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ? एक ने अगर थीटा एंगल बनाया है तो दूसरे ने कितना बनाना है? 90 माइनस थीटा एंगल बनाना है। और 90 माइनस थीटा एंगल का मतलब क्या हुआ कि स्लोप एक की अगर tan थीटा है तो दूसरे की स्लोप क्या है? cot थीटा। क्या समझ में आता है यहां से कि m1 इंटू m2 ऐसे केसेस में 1 के बराबर होगा, होगा कि नहीं भाई? यहां से हम सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसको करने जाएंगे कि m1 इंटू m2 को टारगेट करें, क्यों? हमें बताया जा रहा है कि m1 अगर tan थीटा है तो m2 कितना है? cot थीटा है। तो m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब h के जो असली थे उनको रख दीजिए। h क्या था आपका? h था आपका अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक थीटा, और k क्या था आपका? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा। हो गई बात? रख दो। तो रखोगे तो क्या बनेगा? इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, ठीक है। कुछ बन रहा है क्या? तो क्या बोल सकते हैं अपन? a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर आएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लें, टेन स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। नीचे a स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1 मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, कट पिट गए सब, वैल्यू 1 के बराबर आ गई। मतलब एक ने अगर थीटा एंगल बनाया तो दूसरे ने 90 माइनस थीटा बनाया होगा। ये प्रूव कर दिया हमने, क्योंकि m1 इंटू m2 कितना आ रहा था आपका? 1 के बराबर आ रहा था, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़े से और क्वेश्चंस हमें करने हैं, इनसे मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड थोड़े से और सवाल करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।